हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल के थ्रू इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ की प्रिपरेशन को कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आप लोग के 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। टर्म 2 का आप लोग का एग्ज़ाम आप लोग को डेट शीट आ चुका है। इससे पहले भी मैं इंग्लिश के कई वीडियोज़ को और सोशल के कोई वीडियोज़ को बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई वाले बटन से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो कि ज्योग्राफी से आपको पता है कि 2 चैप्टर्स आने वाले हैं, जिसमें से कि पहला चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग है। तो हम लोग इसमें से देखेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज द चैप्टर इज क्वाइट लेंदी, सो वी विल डिवाइड द चैप्टर इनटू 2 और 3 पार्ट्स। हम लोग कोशिश करेंगे इसको 2-3 पार्ट्स में कवर करें, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है उसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और साथ ही साथ कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा चुके हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं हर टॉपिक से, वो भी मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। और उसको आंसर किस प्रकार करना है, बिकॉज दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव। आपको डिस्क्रिप्टिव खुद से लिखना है, तो उसके लिए राइटिंग स्किल का आना भी काफ़ी ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ने के पहले आपने एसएसटी में ये चैप्टर पढ़ा था, याद कीजिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोलकर एक चैप्टर था, उसमें हमने 3 सेक्टर्स को पढ़ा था, ठीक है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ही आ रहे हैं क्योंकि इसका बेस वहीं से आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो हमने 3 सेक्टर्स को पढ़ा था, है ना। प्राइमरी सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर था, और एक था टर्शरी सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि हम लोग नेचर से रिलेटेड होता है, जो कि हम लोग प्राइमरीली चीज़ों को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि खेती, फार्मिंग करते हैं हम लोग, मिल्किंग, ये सब जो काम होते हैं, फिश का काम, मछली का काम, ये सब जितने भी काम है वो सब प्राइमरी में आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी के बाद अगर कोई रॉ मटेरियल जो प्राइमरी से निकल रहा है, ठीक है, वो सेकेंडरी में आया, कोई इंडस्ट्री में आता है, कोई मशीनरीज या इंडस्ट्री के थ्रू उसे हम लोग कोई प्रोडक्ट में बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइमरी में हमने काऊ का मिल्क लिया और वो मिल्क हमने फैक्ट्री में भेजा, और उस मिल्क का कोई प्रोडक्ट बन गया। फॉर एग्जांपल सपोज कि कोई चॉकलेट बन गया दूध से, तो वो चॉकलेट सपोज कि डेयरी मिल्क बन गया, तो वो यहाँ पर आपको वो एक पैकेट में मिल रहा है, तो वो बिना फैक्ट्री के तो बन नहीं सकता है, तो वो उसका काम है सेकेंडरी का। प्राइमरी से किसी सामान को लाकर, जैसे मिल्क को लाकर एक प्रोडक्ट को तैयार करना, वो सेकेंडरी का काम होता है। और टर्शरी का क्या होता है, टर्शरी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, टर्शरी प्राइमरी और सेकेंडरी का ही हेल्प करता है प्रोडक्ट्स को बनाने में, और सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एक तरह का रिवीजन हो गया आपका। कैसे हेल्प करता है, जैसे कि प्राइमरी में अभी हमने कहा कि मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, तो मिल्क सपोज कि ट्रक से जाना है, गाड़ी से लेकर जाना है, तो वो जो गाड़ी से लेकर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ वो टर्शरी का काम है, ठीक है, हेल्प कर रहा है, और वो सेकेंडरी तक पहुंचा रहा है। और सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब सर्विस देते हैं, ये सब कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये सब भी टर्शरी में आता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो सेकेंडरी है उसका काम क्या है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, प्राइमरी से चीज़ों को उठाना और सेकेंडरी में लाकर कोई चीज़ को बनाना। तो वही नाम यहाँ पर भी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब भी वही है जो सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को पिक करते हैं, उठाते हैं, और उसे हम लोग इंडस्ट्री में लाते हैं, बहुत सारा प्रोसेस से उसे गुजारते हैं, फिर पैकिंग करके एक नया प्रोडक्ट बनाकर लाते हैं, ठीक है। तो वही कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट भी इसका यही है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही हम लोग का पहले टॉपिक से निकल गया, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो समझते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हिंदी में बोलते हैं उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। तो क्या करते हैं हम लोग, किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स का, चीज़ों का, वस्तुओं का। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, बड़े पैमाने पे, ठीक है। बड़े पैमाने पे अगर हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, किस चीज़ से प्रोडक्शन करते हैं, तो पहले हम लोग कच्चा माल लाते हैं, जिसको कि हिंदी इंग्लिश में रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि मिल्क रॉ मटेरियल था, तो रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, और भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे कि डेयरी मिल्क, है ना। चॉकलेट बना, छोटी सी चॉकलेट आती है 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाता है उसका, तो वो क्या हो गया, ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में हम लोग उसको बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है आपको पूरा विजुअलाइज हो रहा होगा, कैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बनता है। उसका आप लोग एग्जाम्पल दे दीजिएगा। पेपर वुड से बना, शुगर केन से बना,
आयरन एंड स्टील ओर से बना, एल्युमिनियम बॉक्साइट से बना। तो हर चीज़ एक रॉ मटेरियल, हर चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इसी रॉ मटेरियल को हम लोग फैक्ट्री में लाते हैं, उसे साफ़ करते हैं, उसमें क्लीनिंग करने के बाद उसमें तरह तरह के चेंजेस लाते हैं, कटिंग करते हैं और उसमें कुछ ऐड करते हैं, फिर उसको पैकेज करके पैकिंग करके हम लोग एक फाइनल प्रोडक्ट बना के तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, गिव सम इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है ये हम लोग को बताना है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन कीजिए, उसका एग्जांपल दीजिए। ये दोनों पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं। और जो अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें से हम लोग कुछ पॉइंट्स निकालते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग को क्या क्या फायदा होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज। सबसे पहले कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, वो हमारी डेवलपमेंट की बुनियाद है, बैकबोन है। बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है उसको बैकबोन बोलते हैं, मतलब वो आधार है, वो बेस है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट को हम लोग समझते हैं। पॉइंट्स को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि आप खुद अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकेंगे, क्योंकि अभी हमें लिखना है, लिखना इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज करने के साथ साथ लिखना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, इट रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। लोगों का जो इनकम था सिर्फ एग्रीकल्चर से जो आता था, उससे वो रिड्यूस कर देगा, घटा देगा। मतलब तो कहाँ से इनकम आएगा? बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। अब उन्हें जॉब, सिर्फ जो एग्रीकल्चर खेती करके किसानी करके जो जी रहे थे, अब वो लोग सेकेंडरी सेक्टर से भी जॉब पा सकते हैं, टर्शियरी सेक्टर से भी जॉब पा सकते हैं। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है। अगर किसी देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो आप कह सकते हैं ना देश का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। तो बस यही है एग्रीकल्चरल इनकम। मान लीजिए कि पहले जो किसान था वो शुगर केन की मान लीजिए खेती करता था, शुगर केन निकाला। शुगर केन तो आपको पता है खारीफ क्रॉप है ना, खारीफ क्रॉप 3-4 महीने तक ये सीजन चलता है। उसको मान लीजिए 4 से 5 महीना मैक्सिमम एक किसान इन्वॉल्व रहता है, बाकी का 6-7 महीना वो क्या करेगा? तो मान लीजिए कि अगर उसे गाड़ी चलाना आता है तो वो टर्शियरी सेक्टर ज्वाइन कर लेगा। वो एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया या फिर कुछ भी लोडिंग करके सामान को पहुंचा रहा है, टर्शियरी सेक्टर का एक फ़ायदा हो गया, ठीक है। वो टेक्निकल नॉलेज जानता है तो मान लीजिए कि वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके वो कोई फैक्ट्री में जॉब पकड़ लिया। वही शुगर केन से जो शुगर निकल रहा है उस प्रोसेस को वो बनाने में मदद कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कितना अपॉर्चुनिटी अब यहाँ पे आ रहा है। पहला पॉइंट यही था कि अब लोग डिपेंड नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम ही आएगा, अब उनके पास सेकेंडरी भी जॉब है, सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्शियरी सेक्टर में भी जॉब है। मैंने आपको तीनों सेक्टर्स के बारे में पहले ही समझा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, इरेडिकेट होगा मतलब खत्म होगा, गरीबी कम होगी, रोजगार मिलेगा तो लोग गरीब तो नहीं रहेंगे ना, वो तो अपना जीविका खुद चला लेंगे, ठीक है। ये बता रहा है इसमें। दिस वॉज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। और यही सोच था कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो यहाँ है और जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकार के द्वारा कंपनी आती है, वो लोग इंडस्ट्री सेटअप करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। जॉइंट सेक्टर वाले भी यही सब करते हैं, ठीक है। इनका सोच यही रहता है टू इरेडिकेट द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। मतलब अगर अब मान लीजिए कि शुगर केन है या मान लीजिए टमाटो, शुगर केन का तो बहुत एग्जांपल है, मान लीजिए टमाटर है, ठीक है, टमाटो। अगर टमाटो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, इतना कर दिए कि लोग खा लिए सारा, लेकिन फिर भी टमाटो बच जा रहा है, एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो क्या हम लोग इसको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्यों? एक्सपोर्ट करने में अच्छा खासा समय जाता है और टमाटो जो है वो सड़ जाएगा तो फिर हमें दाम नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर इसी टमाटो का हम टमाटो सॉस बनाते हैं, केचप बनाते हैं, ये सब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका शेल लाइफ अधिक होता है। मान लीजिए कि एक्सपायरी डेट होता है ना कि 6 महीने का, 9 महीने का, देखते हैं उसमें रहता है। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग तुरंत इसको एक्सपोर्ट कर दिए तो 6 से 9 मंथ के
बीच में तो बिक जाएगा दूसरे देश में। अब देखिए पहले का केस में क्या था, टोमेटो था, अब हमारे पास टोमेटो केचप है। दूसरा क्या है, दूसरा फायदा क्या हुआ, पहला तो टोमेटो जो हम लोग को वैल्यू जो मिल रहा था टोमेटो में, केचप में ज़्यादा मिलेगा। टमाटर मान लीजिए 20 रुपये किलो था, टोमेटो केचप आप देखते हैं 20 रुपये का छोटा सा पैकेट आता है, थोड़ा सा रहता है, 15-20 ग्राम रहता है, तो आपको कितना वैल्यू मिल रहा है उसी सामान का। हम मानते हैं कि उसमें कई चीज़ों को हमें ऐड करना पड़ता है, ऐड ऑन करना पड़ता है, फ्लेवर है, प्रिजर्वेटिव्स है, लोगों को जॉब दे रहे हैं तो उसको पैसा देना पड़ता है, लेकिन आपको उतना बड़ा वैल्यू बढ़ के भी तो मिल रहा है, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा तब ना आप उस बिजनेस में आ रहे हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट करने के लायक अब बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं गुड्स को। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड। एग्रीकल्चरल गुड को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि वो जल्दी सड़ जाता है, खराब होता है, लेकिन जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है उससे हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और इससे हमारा ट्रेड और कॉमर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। देखिए एक्सपोर्ट करने से बहुत फायदा होता है। एक्सपोर्ट किए हम लोग, मान लीजिए कि यूएसए को भेजें, ठीक है, अमेरिका को भेजें, तो अमेरिका का डॉलर हमारे देश में आया, फॉरेन करेंसी आया, तो बहुत बढ़िया बात है। फॉरेन करेंसी आएगा तो हमारा फायदा होगा। ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वी कैन ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू, दस मेक्स अस प्रॉस्परस। जो बात मैंने अभी तक बताया वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। हम लोग रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, मतलब वही टमाटर से टमाटो केचप वाला एग्जाम्पल, जो रॉ मटेरियल टमाटर था अब उससे हम लोग केचप बना के ज़्यादा हायर वैल्यू वाला गुड्स बना रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, हम ज़्यादा प्रॉस्परस बन रहे हैं, हम लोग ज़्यादा समृद्ध हो रहे हैं, ज़्यादा पैसे की आय हो रही है, इनकम हो रही है, प्रॉस्परस बन रहे हैं। 4 पॉइंट लिख देंगे, इट इज़ इनफ। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, रिवीजन करना हो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, एकदम दिमाग में आपका बैठ जाएगा। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे और एक उठ सकता है, यहाँ मैंने इसको डार्क ब्लैक कर दिया है। डार्क ब्लैक वाला जो है वो समझिए कि एक तरह का टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन उठ सकता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात हो रही है। अभी हमने दोनों का एग्जांपल लिया ना, एग्रीकल्चर जैसे कि टमाटोज को हमने निकाला, एग्रीकल्चर से ही निकाला, फिर इंडस्ट्री में उसको ले जाके हमने क्या किया, उसका केचप बनाया। तो इससे क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड, मतलब वो एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा, दे मूव कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव, दे मूव हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन, बस पीछे एक तो एक्सप्लेन लगा देगा और आपको इसी को बनाना पड़ेगा आंसर। कैसे बनाइएगा, तो आपको पता है ना कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री पर डिपेंड है और इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे को साथ देता है, दोनों हैंड इन हैंड, मतलब हाथ में हाथ डाल के, कैसे दो दोस्त घूमते हैं वैसे ये दो दोस्त साथ में हाथ डाल के फ्रेंड की तरह घूमते हैं। अगर मान लीजिए टमाटो से टमाटो केचप वाला एग्जाम्पल को फिर से ध्यान में लीजिए, अगर टमाटर ही नहीं होते तो केचप कैसे बनता, ठीक है, और अगर केचप नहीं बनता तो टमाटो का उसको खरीदता कौन, आम लोग तो उसको बहुत कम दाम में खरीदते, यहाँ वो फैक्ट्री को काफ़ी अच्छे दामों में ढेर सारा बेच रहा है। तो कह सकते हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हैंड इन हैंड मूव कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं, खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जो हमें इक्विपमेंट्स, आजकल काफ़ी मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, वो सब इक्विपमेंट्स कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में ही बनते हैं ना। मान लीजिए कि सबसे पहले इसको समझते हैं, द एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। अब एग्रो इंडस्ट्री जो है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, वो खेती को काफ़ी हद तक बूस्ट दे रहा है, मतलब उसको राइज दे रहा है। कैसे? दे डिपेंड ऑन द लेटर ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेटर मतलब इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, और क्या करते हैं, सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, पंप है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, पाइप है, ये सब मशीन टूल का इस्तेमाल तो किसान ही कर रहा है ना, और ये सब कहाँ बन रहा है, ये सब इंडस्ट्री में ही बन रहा है, तो इंडस्ट्री हेल्प कर रहा है उसका, ये हो गया। और वो लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि रॉ मटेरियल से हम लोग मोर वैल्यूएबल अमाउंट के प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। टोमेटो से टोमेटो केचप, मिल्क से डेयरी मिल्क चॉकलेट, मिठाई, बहुत सारा चीज़ हम लोग इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ला सकते हैं। अपना कॉमन सेंस से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस को बस यूज़ करना है। एक और पॉइंट इसमें उठता है, सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। कहा जाता है कि इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। हम लोग ये नहीं कह सकते कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, हम लोग यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे, इसको यहीं पे पूरा कर देंगे, तो वो काफ़ी नहीं है, उसमें हमारा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अभी जो दौर है वो दौर ग्लोबलाइजेशन का है। सबसे पहले मैं आपको ग्लोबलाइजेशन टर्म को थोड़ा बहुत
एकदम सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन क्या है ना कि पूरी जो हमारी धरती है ना, अर्थ जो है, वो जो ग्लोब है वो एक प्लेस बन गया है, कॉमन प्लेस बन गया है। अब वो नहीं रहा कि इंडिया कहाँ, अमेरिका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, सब बहुत करीब आ चुके हैं। एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारा स्पोर्ट्स खेलते हैं, आते जाते हैं, अपना कल्चर को एक्सचेंज करते हैं। हम लोग आजकल पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इटालियन फूड्स खा रहे हैं, बाहर देशों में इंडियन फूड्स बन रहे हैं, चाइनीज़ खाते हैं। ये क्या है? तो दूसरे देशों से हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इसी ग्लोबलाइजेशन से बहुत फ़ायदा भी है और इससे हम लोग कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है। कॉम्पिटिशन कैसे बढ़ गया है? अब आज के टाइम में आप किसी दुकान या मॉल में जाइए, तो आप मान लीजिए कि नमक खरीदने गए, सॉल्ट, ठीक है, तो आप देखिएगा कि टाटा सॉल्ट है, इंडिया का सॉल्ट है। उसी के बगल में शेल्फ में कोई विदेशी कंपनी का भी रहेगा, उसके बगल में फिर दूसरे कंट्री का रहेगा। बहुत सारा इंटरनेशनल मार्केट जो है वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसी तरह हमारा प्रोडक्ट भी तो दूसरे देश में जा रहा है। तो अब क्या है, हमारे सामने एक चैलेंज है। अगर ये मान लीजिए दूसरा कंट्री वाला, फॉर एग्जांपल यूएसए वाला, हमसे कम दाम में बेचता है, तो लोग तो कम दाम के पीछे भागेंगे, तो इसको ले लेगा लोग। तो अब हमें क्या है, एक चैलेंज है कि कम दाम में बेटर क्वालिटी हमें प्रोड्यूस करना है। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ। अगर हमें दूसरे देशों में भी भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बेस्ट क्वालिटी का बना के ऐसा रखना होगा कि मार्केट में अगर 10 देश के अलग अलग प्रोडक्ट हो तो हमारा देश का परचेज किया जाए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन के चलते लोगों का फायदा हो रहा है कि उन्हें कम दाम में अच्छा सामान मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी पर हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है, अभी हमने पढ़ा ना, सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये सेक्टर का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी में, ठीक है। ये बस कलर्ड हो गया, इसको ऐसा स्पेसिफिक कलर्ड करने का मेरा पीछे कुछ रीज़न नहीं था, ये बस कलर्ड हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं स्पेशल लाइन है। So let's read it. Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP. हम लोग देख रहे हैं कितना योगदान कर रहा है। जो हमारा देश का GDP है, GDP ही हमारा पूरा का पूरा आय होता है, इनकम होता है ना। तो उस GDP का 17%, 17% किससे आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका शेयर है, हम लोग बता सकते हैं शेयर है इसका। आउट ऑफ टोटल 27% ऑफ इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% ऑफ माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। देखिए टोटल 27% इंक्लूड है, जिसमें से कि 17% तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है, और बाकी का जो 10% है वो इन सब चीज़ों से आ रहा है, जैसे कि माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो कहा जाए तो एक 27% मतलब लगभग 1/3 है ना। 30%, 33%, 1/3 होता है, 1/3 है। तो काफ़ी हद तक ये हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है ना। तो ये तो एक फैक्ट हो गया, आप लिख सकते हैं इसको। दूसरा है, दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ये बाकी अगर हम एशियन कंट्री से ही कंपेयर करते हैं तो उनका शेयर 25 से 35%, हम लोग 17% ही योगदान दे रहे हैं। तो इस मामले में हमें और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये एक तरह का कंपैरिजन हो रहा है, दूसरे देश से कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग का भी ग्रोथ होगा, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम, डिजायर्ड ग्रोथ रेट 12%। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल जो हमारा ग्रोथ रेट हो वो 12% के हिसाब से बढ़े, लेकिन फिलहाल हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, ये 7% के हिसाब से ही बढ़ पा रहा था, ठीक है। लेकिन 2003 के बाद से थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, तो 9 से 10% तक भी हम लोग आ पाए, लेकिन अभी तक जो हम लोग डिजायर्ड है वो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस मामले में हम लोग थोड़ा पिछड़े हुए हैं, तो हम लोग को थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। बाय द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंडस्ट्री, सरकार और प्राइवेट कंपनीज के एफर्ट्स के बावजूद भी हम लोग 9 to 10% तक ही पहुंच सके थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। हमारे देश में भी एक इस कॉम्पिटिटिव काउंसिल को सेटअप किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है सेक्टर का, उसको मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसका ग्रोथ को ज़्यादा किया जा सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन में आप इन 3-4 पॉइंट्स को डील कर देंगे, ये काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशन से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर डिस्कस करूँगा, और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, और नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। एवरी डे इसको मैं 3-4 पार्ट्स में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट इट, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू सो मच।